मेरी स्कूलिंग हुई लिटिल एंजल स्कूल्स में। उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज में गया, बीएमएस की। यहाँ पे बीएमएस करने के बाद मैं बेंगलोर में रहा, श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में रहा। वहाँ श्री श्री पंचकर्मा सेंटर था, वो ज्वाइन किया। मेरा कोई ऐसे फिक्स प्लान नहीं रहा कभी लाइफ में कि मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है। मैंने अपने गोल को कभी फिक्स नहीं किया। मुझे लाइफ में जो मिला मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तो मेरा हमेशा से ये रहा कि एनडीए में जाऊंगा, तो एनडीए का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मेरी पीएससी में एक ही रूम था, वो ही रूम में, और एक ही बेड था। उसी बेड पे मैं डिलीवरीज भी करवाता रहा पेशेंट्स की, और उस बेड पे खुद भी सोता रहा। लेकिन अगर आप गांव के हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करते हो, वहां पे सारे स्पेशलिस्ट पहुंचाते हो, तो बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ 50% करोड़ जो है वो सिटीज हॉस्पिटल्स का कम हो जाएगा। गुजरात हमारे प्रधानमंत्री जी की स्टेट, जहां से वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और जो उनकी बर्थ प्लेस रही है, उन्होंने वहां पे स्पेशल स्टेटस दिलाया है 371। उन्होंने अपनी जॉब हैंड सिक्योर की है। ये कहते हैं हम देश इसको विकसित भारत बनाएंगे। क्या विकसित भारत बनाएंगे? मतलब यूपी बनाओगे, बिहार बनाओगे, उड़ीसा बनाओगे, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर नहीं रहने दोगे, आप यूपी बना दोगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में और मैं हूं विवेक शर्मा। किसी ने खूब कहा है, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं जो बनी से हैं। वहां से इन्होंने डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद आयुष डिपार्टमेंट में इन्होंने जॉब कर रहे थे। फिर उसके बाद 2024 एमएलए इलेक्शन में ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर बनी को रिप्रेजेंट करा और बनी के लोगों ने इनको अपने बहुत कीमती वोट देकर अपना नेतृत्व लेने का मौका दिया। रमेश्वर भैया, आपका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाउ वाज योर इनिशियल जर्नी? आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपके परिवार में कौन कौन है? आपका थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए प्लीज। देखिए, मेरे फादर साहब जो हैं वो एक्साइज में इंस्पेक्टर रहे हैं। तो और मैं इससे पीछे अगर जाऊं तो मैं आपको बताऊंगी, मेरे फादर साहब पल्लेदारी करते थे, मजदूरी करते थे, पल्लेदारी करते थे। उन्होंने जाके बोरियां उठाई हैं, वहां से उन्होंने पढ़ाई की, गवर्नमेंट जॉब में आए, एक्साइज में इंस्पेक्टर रहे। उन्होंने अपनी फैमिली को देखा, हम सबको पढ़ाया। मेरा जन्म लखनपुर में हुआ है। तो लखनपुर एक क्वार्टर था, एक्साइज का एक क्वार्टर था और एक रूम था। हम तीन भाई, मदर और फादर, पांच मेंबर थे जो एक रूम में रहते थे। तो उस हालात में मेरे फादर साहब ने हमें पढ़ाया है, और ऐसा नहीं है कि कोई कमी रखी, हमें अच्छे से पढ़ाया। लखनपुर से उसके बाद मेरी स्कूलिंग हुई लिटिल एंजल स्कूल्स में। उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज में गया, बीएमएस की यहाँ पे। बीएमएस करने के बाद मैं बेंगलोर में रहा, श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में रहा। वहाँ श्री श्री पंचकर्मा सेंटर था, वो ज्वाइन किया। फिर वहां से आने के बाद मेरी बनी में जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब लगी। बनी का एक गांव है कोटी चंडियार, वहां पे मेरी जॉब रही। पहले एक साल में बनी में अटैच रहा, उसके बाद कोटी चंडियार। कोटी चंडियार जॉब करने के बाद फिर 11 साल वहां जॉब की। फिर उसके बाद अब आपके सामने पॉलिटिकल सिस्टम में आ गए। पर आपको क्या मोटिवेट करा कि मैं डॉक्टर बनूं, आयुष डिपार्टमेंट में जाकर लोगों को सर्व करूं? देखिए, मेरा कोई ऐसे फिक्स प्लान नहीं रहा कभी लाइफ में कि मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है। मैंने अपने गोल को कभी फिक्स नहीं किया कि मुझे यही करना है। मुझे लाइफ में जो मिला मैंने उसको एक्सेप्ट किया। इवन कि मैं आपको सच बताऊं तो मेरा एम कुछ और था। मेरा एम लाइफ में कभी डॉक्टर बनना रहा ही नहीं। तो पॉलिटिक्स तो मेरे दूर दूर कहीं डिक्शनरी में भी नहीं थी, ये कभी सोचा भी नहीं था, और मेरे फैमिली में भी कभी नहीं था कि हम कभी पॉलिटिक्स की तरफ टर्न आउट हो सकते हैं। तो मेरा हमेशा से ये रहा कि एनडीए में जाऊंगा, तो एनडीए का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मेडिकल में चले गए, बीएमएस में करने शुरू हो गए। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मेरी लाइफ में जो एम्स थे, जो मैंने सोचा, वो आज तक कभी मुझे मिला नहीं। जो जो प्लानिंग थी वो कभी सक्सेसफुल रही नहीं। लेकिन जो मिला मुझे, मैंने उसको ही अपना एम बनाया, उसमें ही 100% दिया, और उसको ही लाइफ का एक पार्ट मान के उसको एंजॉय भी किया, और ऑनेस्टी से उसको मैंने सर्व भी किया। तो बीएमएस होगी, बीएमएस करने के बाद मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। मुझे ये भी नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ऑल ऑफ दी सडन मुझे लाइफ में कभी ये भी नहीं था कि मैं बेंगलोर जाऊंगा, श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में रहूंगा। तो ये कंसेप्ट ही नहीं था लाइफ में, ये कुछ नया ही कंसेप्ट था, पता नहीं कहाँ से आया। एक तरह से डेस्टिनी लेती गई। डेस्टिनी ने मुझे चैलेंजेस दिए,
और चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ बहुत से चैलेंजेस भी दिए, क्योंकि कहते हैं सक्सेस के साथ साथ बड़े सारे प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बड़े सारे आपको चैलेंजेस भी आते हैं। अगर सक्सेस आती है तो आप उन चैलेंजेस को, उन सारी मुश्किल्स को पार करते हैं तो कहीं उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है। तो ये चैलेंजेस थे रास्ते में, तो इनको ऑनेस्टी से मैंने एक्सेप्ट किया और अपना 100% दिया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा। गवर्नमेंट जॉब करने के बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस बने, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस बने, कुछ चैलेंजेस ऐसे लाइफ में आए, कुछ हर्डल्स आए लाइफ में। तो लगा कि अब ये वक्त है शायद इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का। हार जीत का मेरे माइंड में कभी नहीं रहा। मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है कि चैलेंज है तो एक्सेप्ट करो, कंपटीशन करो, डट के कंपटीशन दो, अपना 100% दो। हार जीत जो है वो किस्मत में होती है, लेकिन मुकाबला करना, काम करना, उसको एक्सेप्ट करके उसको अपना 100% देना, ये हमारे बस में है। तो वो मैंने किया, तो लास्ट में कई जगह सक्सेस भी मिलती है और कई जगह फेलियर भी मिलता है। लेकिन फेलियर मैं लाइफ में कभी चीज नहीं मानता, क्योंकि फेलियर जो है, जिसमें हम बोलते हैं कि फेल हो गया या सेकंड नंबर पे आया, जो ड्रॉप आउट, मुझे लगता है वो चीज सिखाती है इंसान को आगे बढ़ने के लिए। तो यही सारी चीजें लाइफ में चलती रही। आगे आगे क्या होगा लाइफ में नहीं पता, लेकिन जो भी होगा, जो भी आएगा, जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऐसे ही आपको डॉक्टर रामेश्वर सिंह लड़ते हुए दिखेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर के ज्यादातर युवाओं का यही रहता है कि हम डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें और देश की सेवा करें। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, बीइंग अ डॉक्टर आप लोगों की सेवा कर सको, ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। आपको क्या लगता है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, एक डॉक्टर के नजरिए से क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, और आपने उनको कैसे डायरेक्शन दी, और बीइंग अ डॉक्टर आप उनकी कैसे हेल्प कर पाए? देखिए, मुझे ग्रेस ऑफ गॉड, जहां पे भी वो जो चीज मैं रहा, वो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ था। शायद मुझे भगवान ने ऐसी ऐसी जगह पे रखा जहां पे असलियत जो है लोगों की नजरों में नहीं है। और कोटी चंडियार जैसे एरिया में जहां मैं रहा, उससे ज्यादा टफेस्ट स्टेशन, उससे ज्यादा डिफिकल्टीज वाला स्टेशन मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहीं होगा। शायद मेरी लाइफ में एक चेंज जो आया वो वहीं से आया। मैं जिस हॉस्पिटल में गया ड्यूटीज देने, वहां 4 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता था। 4 घंटे जाने में लगते थे, 4 घंटे आने में, पैदल चल के। और वो पीएससी थी, और पीएससी में मोस्टली 7-8 रूम्स होते हैं, जहाँ डॉक्टर्स रूम अलग होगा, डिलीवरी रूम अलग होगा, इमरजेंसी अलग होगा, ओपीडी अलग होगी, वार्ड्स अलग। लेकिन मेरी पीएससी में एक ही रूम था, वो ही रूम में, और एक ही बेड था। उसी बेड पे मैं डिलीवरीज भी करवाता रहा पेशेंट्स की, और उस बेड पे खुद भी सोता रहा। पेशेंट्स की डिलीवरी भी वहीं पे हो रही है, देख भी रहा हूँ, और रात को उसी बेड पे सो रहा हूँ। मतलब ऐसे हालात में जो जो एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा टफेस्ट और भयंकर एक्सपीरियंसेस कोई नहीं होंगे। और मुझे आज अगर कोई एक्सक्यूज देने की कोशिश करता है, तो मुझे ये लगता है कि यार, मेरे मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो तुम्हारे एक्सक्यूजेस से कहीं ज्यादा हैं। तो आप मुझे एक्सक्यूजेस ना दो तो बहुत बेहतर होगा। और मैंने अगर 10-11 साल ऐसी टफेस्ट स्टेशन पे नौकरी की है, जॉब की है, लोगों को सर्व किया, और उस टाइम में एक भी वहां इंसान नहीं था जो कंप्लेन करता था कि डॉक्टर नहीं है, ड्यूटी नहीं दे रहा, टाइम पे नहीं आ रहा। कभी ये कंप्लेन। तो आज मुझे अगर कोई ये एक्सक्यूज देने की कोशिश कर, ये बोलने की कोशिश करता है कि मेरे रूम में टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, तो मैं ड्यूटी नहीं कर पा रहा, तो मुझे एक मजाक सा लगता है। मुझे लगता है ये एक्सक्यूजेस कहीं मैटर ही नहीं करते, कहीं स्टैंड नहीं करते। तो बहुत सारी कमी है। हमारा मेडिकल स्टाफ बड़े मिनिमम रिसोर्सेज पे 100% देने की कोशिश कर रहा है। आप पेरीफेरी में चले जाइए, पहाड़ी इलाकों में चले जाइए, देखो आज सिटीज में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, एम्स है, हमारे जीएमसी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहां रश क्यों है? वहां इतना ज्यादा रश है क्यों? हम उस रश को खत्म करने के लिए वहां अच्छी फैसिलिटीज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं खत्म होगा। आप यकीन मानिए, आप मेडिकल कॉलेज का रश खत्म करने के लिए मेडिकल कॉलेज में जितनी मर्जी आप फैसिलिटीज बढ़ाओ, नहीं कम होगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में जो मर्जी कर लो, वो क्राउड खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो क्राउड आ रहा है, जो पेशेंट्स आ रहे हैं, वो गांव से आ रहे हैं। क्यों? एग्जैक्टली। क्योंकि गांव में फैसिलिटीज नहीं है, गांव में वो डॉक्टर्स नहीं है, इसलिए उनको मजबूरन वहां कठुआ आना पड़ रहा है, जम्मू आना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप गांव के हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करते हो, वहां पे सारे स्पेशलिस्ट पहुंचाते हो, तो बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ 50% करोड़ जो है वो सिटीज हॉस्पिटल्स का कम हो जाएगा।
क्योंकि उन लोगों को वहां आने का शौक नहीं है। 180 किलोमीटर बनी से उठ के कठुआ, 300 किलोमीटर बनी से उठ के जम्मू कोई नहीं जाना चाहता। वहां गायनी का डॉक्टर नहीं है, वहां फिजिशियन नहीं है, पेडिट्रिशियन नहीं है, बातों का नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है वहां। इन सारी फैसिलिटीज के ना होने की वजह से वो कठुआ भाग रहे हैं, जम्मू भाग रहे हैं। लेकिन अगर ये फैसिलिटीज हमारे पहले लीडर्स ने वहां पे प्रोवाइड कर दी होती, पहले सरकारों ने उन हॉस्पिटल को स्ट्रांग किया होता, मजबूत किया होता, तो शायद आज इतना लोड जो है इन हॉस्पिटलों पे ना पड़ता। और हम उस लोड को कम करने के लिए अपने कठुआ में डिपार्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं, ब्लॉक्स बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ा रहे हैं, जबकि उन डॉक्टर्स को वहां रखने के बजाय पहाड़ों में भेजो। आप अल्टीमेटली वहां का प्रेशर लोड कम हो जाएगा। ये चीजें पहले की होती तो शायद आज ये चीजें हमें हमें फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन चलिए, पहले नहीं हुआ तो अब होगा। अब हम करने की कोशिश करेंगे इन चीजों को। अगर आम लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएं तो हर चीज स्टेबल हो सकती हैं, और देश को जो ओवर पॉपुलेटेड या ओवर क्राउडेड हम चीजें कर रहे हैं वो कम हो सकती हैं, जो आपका एक्सपीरियंस जो समझ आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने इंफॉर्मेशन दी, और मुझे लग रहा है जैसे आप ये ऐसा यूथ जब आगे आ रहा है जो इतनी चीजों को समझ रहा है, वो ऑब्वियसली पूरी गवर्नमेंट को, पूरे सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज जरूर करेगा। भैया एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज द एज ऑफ 38 यू डिसाइडेड कि भाई मैं अपनी जॉब क्विट कर रहा हूं और मुझे पॉलिटिक्स में आना है, मुझे एमएलए की इलेक्शन लड़ने हैं। आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया, बीइंग अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट? बहुत बड़े बड़े धुरंधर थे जो इस इलेक्शन में लड़ रहे थे, बहुत सारे कहानियां थी, बहुत सारे फरमान थे। तो ये रिस्क कैसे लिया और ये जर्नी कैसी रही फ्रॉम डॉक्टर टू पॉलिटिशियन? देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मेरे लाइफ के कुछ असूल हैं, मैं उन असूलों पे जीता हूं। जी। मेरे लिए लाइफ में जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए लाइफ के मेरे असूल इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी को कोई एडवाइस देता हूं तो मुझे लगता है उस एडवाइस को पहले मैं भी मानूं। अगर मैं किसी को बोलता हूं कि सच के लिए लड़ो, अगर मैं बोलता हूं गलत के खिलाफ अगेंस्ट खड़े हो जाओ, अपनी आवाज उठाओ, अगर मैं ये बोलता हूं कि अपनी प्रायोरिटीज, अपने बेनिफिट्स साइड पे रख के कभी हमें अपनी सोसाइटी, समाज और देश को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो हमें ये चीज सिर्फ वर्ड्स होने चाहिए, हमें मानने चाहिए, हमें इन चीजों पे स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन बोलना आसान है, फॉलो करना टफ है। लेकिन एक टाइम आता है जब जिन सिद्धांतों को आप लोगों के आगे एक्सप्रेस कर रहे हो, एक टाइम आता है जब आपको उन सिद्धांतों पे खड़े होना पड़ता है और उन पे खड़े उतरना पड़ता है। वहां पे कभी अपनी फैमिली, अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है साइड पे रखना पड़ता है। और मैं हमेशा अपने सिद्धांतों को इंपॉर्टेंस देता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे लॉस झेलना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से कंप्रोमाइज नहीं करता। मैंने बीइंग ए डॉक्टर बनी जैसे एरिया में कम से कम 3,000 फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, और मुझे नहीं लगता किसी एक सिंगल डॉक्टर ने पूरे हिंदुस्तान में एक 3,000 तक फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए होंगे, मैंने लगाए हैं। और ऐसे एरियाज में जहां 8-8 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता है, घोड़े और खच्चरों पे दवाइयां लेके जाना पड़ता था, मैं वहां गया, कैंप्स लगाए, ड्यूटीज दी। और मैंने लाइफ में कभी भी गलत चीज को इग्नोर नहीं किया। मेरे से नहीं हुआ कि गलत चीज हो रही है तो छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना है, हमारा क्या इससे मतलब है, आंख बंद करो, मुंह घुमाओ और निकल जाओ, अपना देखो। मेरे से ये कभी नहीं हुआ। मुझे लगा गलत हो रहा है और मेरे सामने हो रहा है और मुझे, मैं कुछ कर ना पाऊं, तो फिर ये मेरी नालायकी है। मुझे लगता है मुझे वहां पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, उस गलत को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हम सभी लोग भगत सिंह तो मांगते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसियों के घर में, क्योंकि हम कुर्बानी नहीं देना चाहते। कुर्बानी मोहल्ले का आदमी दे, मोहल्ले का बेटा दे, हम क्यों दें? हम पैदा हुए हैं ऐश प्रस्ती करने के लिए, रॉयल लाइफ जीने के लिए, लग्जरी गाड़ियों में घूमने के लिए। हम सिर्फ भाषण देने के लिए जरूरी हैं। सेक्रीफाई हमारे पड़ोसी करे, सेक्रीफाई किसी और का बेटा करे, हम क्यों करें? ये चीज मैंने कभी कबूल नहीं थी, और मैं ये चीज फेस करता रहा। बीइंग ए डॉक्टर, जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो बहुत दिक्कत थी, और उस वजह से कभी मुझे मेरी टर्मिनेशन कर दी जाती थी, कभी मेरी सस्पेंशन की जाती थी, कभी मेरी सैलरी बंद कर दी जाती थी। मतलब ये बड़ी हेरासमेंट हुई, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं छोड़ा। मोस्टली होता गया कि ऑफिस से एक फोन कॉल आती है, एक छोटा सा लेटर निकलता है, तो हम सारे छोड़ देते हैं, नहीं अब नहीं करेंगे। मैं नहीं माना उन लेटरों को, मैं उन ऑर्डर्स को नहीं माना। मैं जैसे चला था उस रफ्तार से चलता रहा। जिसको प्रॉब्लम थी उसकी, वो उसकी प्रॉब्लम थी, मेरी प्रॉब्लम नहीं थी।
मेरा काम था, मैंने काम किया। और वो उनकी प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ रही थी, बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि वो लोग पॉलिटिकल सिस्टम में भी मुझे इन्वॉल्व करके मुझे हैरास करने शुरू हो गए। तब मैंने सोचा कि ये हैरासमेंट को रोकने के दो तरीके हैं। या तो उनके पाँव में पड़ जाओ, माफी मांगो, हाथ जोड़ो और बोलो सर प्लीज मुझे इस सिस्टम में मत घुसेड़ो, आप जैसे बोलोगे मैं वैसा करूंगा, मुझे जॉब करने दो। दूसरा तरीका ये था कि स्टैंड ले लो, खड़े हो जाओ, देखा जाएगा क्या होगा। और शायद स्टैंड मैं अपने लिए नहीं, लोगों के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए लेना चाहता। उनको ये लगा कि हरासमेंट प्रेशर का एक अच्छे से दे सकते हो जवाब। और उन मैंने स्टैंड लिया, खड़ा हुआ। पॉलिटिकल सिस्टम में मुझे लगा अब जवाब देने का वक्त है, हार जीत बाद में देखी जाएगी, जवाब देना मैटर करता है। और लोगों ने साथ दिया, लोग साथ चले, लोगों ने विश्वास दिया, जताया अपना विश्वास। तो जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। भैया अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड भी देखा जाए तो आप कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हो। आपकी मैंने जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको अपनी डिटेल फिल आउट करनी पड़ती है। जब मैंने देखा आपकी सेविंग भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, आपके ऊपर लोन्स भी थे। अगर डॉक्टर रमेश्वर सिंह ये इलेक्शन हार जाते तो इसके बाद उनका ऑप्शन क्या होता? मैं आपको पहले बोला ना, मैंने कभी डिसाइड नहीं किया लाइफ में कि मैं आगे क्या करूंगा। उसके आगे जो होता, जो जो आगे सामने दिखता, वैसे चल पड़ते। अगर मुझे लगता कि अब मुझे हार गया हूं तो अब मैं प्राइवेट जॉब करूंगा, मैं प्राइवेट करता। मुझे लगता अपना प्राइवेट खोल सकता हूँ, मैं प्राइवेट खोलता। मैं डिसाइडेड नहीं था। और मैं वैसे भी सोचता हूँ, बताता हूँ कि डिसाइडेड तो हुआ ही नहीं, डिसाइडेड तो चला ही नहीं मेरी लाइफ में। जो डिसाइड किया वो कभी मिला नहीं। जिस चीज के लिए दिन रात सोचा वो कभी मिला नहीं, जिसको चाहा वो मिला नहीं। जो मिला अ, उसको ही अच्छा बनाने की कोशिश की, उसको ही अपना एम बनाया, उसको ही अपना कैरियर बनाया, उसको ही अपना सब कुछ बना के ये मान लिया कि शायद यही डेस्टिनी है। तो वही करने, वो तो हार भी जाता तो के बाद जो सामने प्लेटफॉर्म मिलता वहां घुस जाते। वहां कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते। लेकिन इतना है, जो भी करते ईमानदारी से करते और फुल डेडिकेशन से। नेवर क्विट एटीट्यूड है आपका। भैया अभी आप एमएलए हैं बनी के, और बहुत बहुत मतलब जब आपकी कंपेन भी थी, जो आपके वर्ड्स थे, जो आपके शब्द थे, वो बहुत ही पावरफुल थे। अब आप बीइंग एमएलए बनी के लिए, कठुआ के लिए क्या करने वाले हैं? आपकी प्रायोरिटी क्या है? और यूथ के लिए आप क्या करने वाले हैं स्पेशली? और जो आपने कहा कि मेडिकल फैसिलिटी बहुत वर्स्ट है वहां पे, उन सबको आप कैसे रेवोल्यूशनाइज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरी प्रायोरिटी है कि बेसिक फैसिलिटीज तो लोगों को मिले। हम मॉडर्नाइजेशंस के लिए और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज के लिए बाद में बात करें, पहले एक गरीब आदमी के मुंह में नवाला तो पहुंचे। हम डिजिटल इंडिया, हम 5G, हम बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज की बात तब बनती हैं जब एक इंसान के कम से कम हाथ में 2 टाइम का खाना खाने का कोई, उसके बाद दूसरी बातें होती। एक इंसान भूखा मर रहा है, खाने खाने का उसके पास सिस्टम नहीं है, 2 टाइम के खाने की वो इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा। तो उसके सामने हम बात कर रहे हैं एक विकसित भारत की, उसके सामने हम बात कर रहे हैं शाइनी इंडिया की, उसके सामने हम कर रहे हैं ग्लोबल इंडिया की। तो भाई वो पहले बोलेगा मुझे, मैंने 2 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, आप लोग मुझे ग्लोबल इंडिया के सपने दिखा रहे हो। पहले मुझे हॉस्पिटल में जाके मेरा इंजेक्शन, मुझे इंजेक्शन तो करवा लो, मुझे वो ट्रीटमेंट तो दिला लो, मेरा एक्सरे तो करवा दो। हाँ, आज वो बोलेगा कि कहीं आज मुझे तहसीलदार के ऑफिस में जाके मेरी नकल नहीं निकल रही, और आप बात कर रहे हो मॉडर्नाइजेशन की, डिजिटलाइजेशन की। मुझे लगता है पहले हमें बेसिक फैसिलिटीज वहां लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और जहां मैं बनी में आता हूँ, हमारे वहाँ बेसिक फैसिलिटी आज भी लोग महरूम है एक अच्छी एजुकेशन के लिए, आज भी वो लोग महरूम है एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, आज भी वो लोग महरूम है कि अच्छे रोड्स के लिए, नेटवर्क के लिए। तो मुझे लगता है पहले तो मैं इन चीज़ों को लोगों तक प्रोवाइड करवा सकूं। जहां एक आपको बताता हूं कि बिफोर इलेक्शन, पहले जो 10 साल थे हमारे जम्मू कश्मीर में, ये जो 10 साल का पीरियड था ना, ये मैं आपको बोलूंगा, ये जो 10 साल का टाइम हमने जिया है ना, ये ब्लैक स्पॉट है हमारी लाइफ का। याद रखना, ये 10 साल जो हमने झेले हैं, इस 10 साल में हमारे जम्मू कश्मीर का सिर्फ सत्य कुछ भी नहीं हुआ। ये यकीन मानिएगा, किताबों में, में
टेलीविजन में बहुत कुछ है, लेकिन मेरे साथ रियलिटी में जमीन पे चलिए, आपको पता चलेगा कि हम 10 साल में कितना पाया और कितना खोया। इस 10 साल में हम अपनी स्टेट से उतर के यूटी पे आ गए। पीएचडी किए हुए लोग आज दिल्ली में जाके कहीं ना कहीं पल्लेदारियां भी कर रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, आओ मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ बनी में चलना। पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे नरेगा में दिहाड़ियां लगा रहे हैं। जा और दिहाड़ियों में लगाने के लिए भी वो सिफारिश लेते हैं, मुझे बोलते हैं कि एसडीएम साहब को फोन करो कि मुझे दिहाड़ी में लगना है, और क्वालिफिकेशन पूछोगे पोस्ट ग्रेजुएट। आज एक पहल ग्रेजुएट सिफारिश करवाता था कि आज मेरा इंटरव्यू है टीचर का, लेक्चरर का, पटवारी का, तो मेरी प्लीज सिफारिश करना। लेकिन आज वो सिफारिश करवा रहे हैं कि प्लीज मेरी सिफारिश करना, मुझे आज जाके नरेगा में दिहाड़ी लगानी है। इस 10 साल में हमने जम्मू के युवा को यहाँ पे लाके खड़ा किया है। इस 10 साल में हमारी स्टेट से यूटी तक आ गए हम लोग। इस 10 साल में हम बेरोजगारी पे आ गए हम लोग। इस 10 साल में हमारे जम्मू के टुकड़े करके जम्मू कश्मीर अलग और लेह लद्दाख अलग कर दिया गया। तो बेरोजगारी इस हद तक पहुंच गई है कि उन बच्चों को, एक पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी किया वो बच्चा, आज उसको हमारे जम्मू कश्मीर में 370 तोड़ के, स्टेट तोड़ के एक वादा किया गया था कि आपके जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाएगी, प्राइवेट आपके यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा और आपको काफी सारा स्कोप जाएगा। लेकिन कहाँ मिला? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे जम्मू कश्मीर में हुई? प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज कहाँ है हमारे जम्मू कश्मीर में? आज इस वजह से सारे यहाँ के डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो मूव ऑन ड्रग्स की तरफ भी हो रहे हैं। कुछ बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं। 10 साल पहले वादा किया गया हमारे डेली वेजर्स को, एसपीओ को, कि आपको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन वो डेली वेजर आज भी स्ट्राइक्स पे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने फेस की हैं, जिसकी वजह से एक नौजवान पढ़ा लिखा आज स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। तो सर आने वाले आपने इस बार हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है उसको समर्थन किया आपने कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, हमें मेरा सारे बनी के लोग आपके साथ हैं। सर क्या चीज यूथ के लिए आप आगे करने वाले हैं? क्योंकि बीइंग अ यूथ मुझे आपसे बहुत सारी उम्मीद है, क्योंकि हमारा एक एक ऐसा यूथ है जो अभी असेंबली में है जो हमारी बात रख सकता है। तो आप आने वाले टाइम पे यूथ के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहले तो पिछले 10 साल का एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ा बर्डन जो है पुरानी सरकारों ने छोड़ा हुआ है, जो कि हमें गिफ्ट के तौर पे मिला है। अनएम्प्लॉयमेंट मिली है, और बड़ी सारी चीजें मिली हैं। पहले तो हमें उस चीज से लड़ना है। जो इतना बोझ जो है, जो बैकअप है, हमें उसको क्लियर करना है। हमारा जम्मू कश्मीर में सबसे बेस्ट चीज जॉब के लिए, रोजगार के लिए है, टूरिज्म है। क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर में टूरिज्म से अच्छी चीज, लोग यहाँ पे कश्मीर देखने आते हैं। हमें स्वर्ग बोला जाता है, जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बोला जाता है, जम्मू को मंदिरों का शहर बोला जाता है। ठीक है, बड़ी ऐसी चीज। और हम इसको हिस्टोरिकली भी देखें तो शायद ये कहीं ना कहीं हमारे पुराणों के साथ, हमारे ग्रंथों के साथ भी जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा लिंक है। वैष्णो देवी बिल्कुल है हमारे यहाँ, बिल्कुल अमरनाथ है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल। है ना? तो जम्मू कश्मीर के बच्चों को मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भागना की जरूरत है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड तो करना पड़ेगा ना। आप अगर उस तरीके से टूरिज्म को, इन सारे कल्चर को, हेरिटेज को उस तरीके से डेवलप करो कि टूरिज्म को आप पूरे वर्ल्ड से अट्रैक्ट करके यहाँ पे लेके आ सको, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वहीं पे उसी जगह पे हर एक युवा अपना रोजगार खुद क्रिएट कर लेगा। मुबारक मंडी है, जहाँ पे हमारे जो महाराजाज थे उनकी दरबार लगा करते थे, कोर्ट। आज जाओ मुबारक मंडी का हालत देखो, कितने सालों से उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खा गए सारे के साथ। पहुंचा, क्या किया गया उसका? जाइए हमारा सुन्ना सर देखिए, वीरान पड़ा है। पत्नीटाप देखिए, वीरान पड़ा है। बनी आई है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। आप बिल्कुल कभी वहां 4 वाटरफॉल हैं, कभी उसको देखिए। सरथल है, ढग्गर है, इससे खूबसूरत। इवन कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो ढलोजी है, जो लॉर्ड ढलोजी के नाम पे जो शहर बसा है, तो वो लॉर्ड ढलोजी ने महाराजा हरि सिंह से जगह मांगी थी। बनी में वो जगह थी, उसका नाम था चला, आज भी है, आइएगा वहां पे। जी। महाराजा हरि सिंह से वो जगह मांगी गई थी लॉर्ड डलहौजी ने कि मुझे ये जगह दो, मैं इसको अपने नाम से शहर बसाना चाहूंगा, और यहाँ पे सड़क, गाड़ी, सब कुछ मैं पहुंचाऊंगा, ट्रेन में पहुंचाऊंगा, जैसे डलहौजी में बसा है शहर वैसे पहुंचाऊंगा। तो महाराजा हरि सिंह ने पूछा कि तेरी शर्त क्या है? फ्री में तो आप अंग्रेज लोग कुछ करते नहीं हो, चाहते क्या हो? उन्होंने कहा रास्ते में जो जो कुछ निकलेगा वो सब मेरा। आज भी मैं आपको आपको बोलता हूँ, हमारे
जम्मू कश्मीर, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि उस रास्ते में क्या होगा ऐसा, लेकिन वो अंग्रेज उसको पता था रास्ते में है। और मैं आपको लिख के देता हूँ, वहां पे आइएगा, वहां पे लोहे के पत्थर मिलेंगे आपको रास्ते में। जहां मैं रहता था कोटी चंडियार में, वहां पत्थर जो है वो कच्चे लोहे के हैं, बहुत हैवी है, कच्चा लोहा है वो वहां पे, सीमेंट है वहां पे, कोल की खान है वहां पे, वहां ये सब कुछ निकल सकता है। लेकिन कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। महाराजा हरि सिंह ने ना कर दी, उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा। उन्होंने बोला आप अंग्रेज लोग जहां घुसते हो फिर पूरा कब्जा कर लेते हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जम्मू कश्मीर को आप लोग कब्जा करो, इसलिए उन्होंने वहां नहीं आने दिया। उन्होंने, वो शुरू से महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को सिक्योर करना चाहते थे, और उन्होंने सिक्योर किया। जम्मू कश्मीर ही वायद एक ऐसी स्टेट थी जहां पे ब्रिटिश राज नहीं रहा, हमेशा जी हमारा डोगरों ने राज किया। बिल्कुल। हम डोगरों ने राज किया, जनरल जोरावर सिंह जी ने इनकी सरहदें गिलगित तक बढ़ाई, लेह लद्दाख जीता, ये जी ये सारे। और आपको एक चीज बताऊंगा, जनरल जोरावर सिंह की फौज में मेरे पूर्वज रहे हैं, और हमारे घर में जर सिंह क्या एक वार दी थी उन्होंने, वो हमारे घर में पड़ी हुई है। तो हम ऐसी ऐसी पीढ़ी हैं, हमारे डोगरे ऐसे लोग हैं। तो हमारे जम्मू कश्मीर को सिक्योर किया गया, और जब विलय हुआ हिंदुस्तान के साथ, तो तब भी महाराजा हरि सिंह ने इसको स्पेशल स्टेटस दिलवाया, ताकि जम्मू कश्मीर पे बाहर का कोई भी आके हमारे डोगरों की जगहें, जमीनें, नौकरियां कोई ना ले जाए, और प्रिजर्व रहे। लेकिन वो हमारा स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया, और आज लड़ाई वो है कि एक गुट बोलता है कि हमें स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए, तो दूसरा, और हम बोलते हैं हम इस फेवर में है कि जम्मू को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, वो किसी नाम से भी दिया जाए, 371 के नाम से दो, 72 के नाम से दो, 75 के नाम से दो, हमें उससे मैटर नहीं करता। हम जम्मू के लोग अपनी लैंड और जॉब की सिक्योरिटी मांगते हैं, और ये कोई पहली बार मांग नहीं उठ रही है, ये पहला नहीं, ये महाराजा हरि सिंह ने दिया था। और उसके बाद हिंदुस्तान के अलग कोनों में गुजरात, हमारे प्रधानमंत्री जी की स्टेट, जहां से वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और जो उनकी बर्थ प्लेस रही है, उन्होंने वहां पे स्पेशल स्टेटस दिलाया है 371। उन्होंने अपनी जॉब लैंड सिक्योर की है। हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल हिमाचल। प्रदेश, उन्होंने वहां पे 371 है। इवन की हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्टर्न हाँ स्टेट्स में चले जाइए, मिजोरम, मेघालय, इनमें जाइए, स्पेशल स्टेटस है। लेकिन जब हम स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, तो ये घुमा के मुद्दा कहीं और लेके जाते हैं। तो मैं इस चीज के लिए बोलता हूँ कि हमारा रिसोर्सेज जो है, हमारे पहाड़ जो हैं, हमारी नदियां जो हैं, ये सेफ की जाएं, रिजर्व की जाएं। इसके ऊपर जो है बाहर का लोग कोई भी आके इसके ऊपर कब्जा ना करे। आप सर एक अगर ये बात कर रहे हैं बाहर के लोगों की, अभी आप सिनेरियो देखिए, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की ही बात करें, आप सुबह निकलिए, आपको यहाँ के लोग कम बाहर के ज्यादा मिलते हैं। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही हैं तो यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिलती, बाहर के लोगों को फेवर किया जा रहा है, उनको जॉब मिल रही है, कोई हम्म। रिजर्वेशन पॉलिसीज नहीं है प्राइवेट जॉब में। तो आप इसको कैसे देते हैं जब बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पूरा कल्चर चेंज हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देशभक्त क्या होता है। दिल्ली के लिए, बॉम्बे के लिए, मद्रास के लिए, कलकत्ता के लिए आवाज उठाना देशभक्ति है, तो जम्मू के लिए आवाज उठाना देशभक्ति नहीं है क्या? बिल्कुल है। आप जाके देश की बात कर रहे हो, वो देश क्या है, मतलब इनकी नजर में क्या है? मुझे लगता है अगर आप कठुआ को सेव करने के लिए, कठुआ की डेवलपमेंट के लिए बात करते हो, तो आप देशभक्त हो। अगर आप शिवानगर की बात करते हो और शिवानगर के हित के लिए सोचते हो, तो सबसे बड़े देशभक्त आप लोग हो। देशभक्ति ये थोड़ी ना कि आप दिल्ली की बात करो, आप बम्बई की बात करो, आप अरुणाचल प्रदेश की बात करो, और अपने घर में आपको खाने के लिए फाके लग रहे हैं, आपके मोहल्ले के लोगों को खाना नहीं मिल रहा, आपके मोहल्ले के लोग बेरोजगार हैं, आपके मोहल्ले में डेवलपमेंट नहीं हो रही, और आप देशभक्ति दिखा रहे हो दिल्ली के लिए, आप देशभक्ति दिखा रहे हो मुंबई के लिए। अरे यार, पहले अपना घर तो बसा लो, अपने मोहल्ले के लोगों को तो बसा लो। तो देशभक्ति आपकी वहां, जहां घर के लिए आपको देशभक्ति नहीं दिख रही, लेकिन आपको ये दिख रहा है हमें यूपी, बिहार, दिल्ली की, शिवानगर की बात नहीं करनी है आपकी लोहाई मल्हार की नहीं करनी है, अपने सरथल की नहीं करनी, लेकिन दिल्ली, गुजरात की करेंगे हम लोग जाके असम की करेंगे, उड़ीसा की करेंगे। इनकी नजर में देशभक्ति ये है क्या? हमारा देश, हमारा जम्मू कश्मीर उजड़ रहा है। आज हमारा जम्मू कश्मीर जो है अनएम्प्लॉयमेंट में मुझे लगता है पहले नंबर पे चल रहा है, जबकि एग्जैक्टली। एम्प्लॉयमेंट में हमारा खाता ही नहीं हुआ करता था। हाँ, जी ये एम्प्लॉयमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में थी ही नहीं। आज वो पहले नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है हमारे। ड्रग्स में हमारा जम्मू कश्मीर कभी रहा ही नहीं, आज हमारे ड्रग्स में देखिए कितनी इन्वॉल्वमेंट है। चेन जी स्नैचिंग, किडनैपिंग, ये सारे मसले आज यहाँ पे। और 370 और स्टेट तोड़ने के बाद इसीलिए तोड़ी गई थी क्या? ये कहते हैं हम देश
इसको विकसित भारत बनाएंगे। क्या विकसित भारत बनाएंगे? मतलब यूपी बनाओगे, बिहार बनाओगे, उड़ीसा बनाओगे, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर नहीं रहने दोगे, आप यूपी बना दोगे। अगर आप यूपी को विकसित भारत बोलते हो तो यूपी के मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यहाँ पे पल्लेदारी करने क्यों आते हैं? जम्मू कश्मीर में दिहाड़ी क्यों कर रहे हैं? अगर आप वहां पे रह के उन लोगों को वो रोजगार नहीं दे पाए तो जम्मू वालों को क्या रोजगार दोगे? बात इतनी है कि हम पहले अपने जम्मू कश्मीर को तो बसा लें, हम अपने जम्मू के लोगों को तो बसा लें, पहले अपने डोगरों को तो बसा लें। कहते हैं ना डोगरी में एक कहावत है, अपनियां फिरन कुमारियां ते बाकी दी धर्म तियां। अपनों वालों का पता नहीं है तो ये चले हैं। हमें ना यूपी बनने का शौक है, ना बिहार बनने का शौक है, ना हमें दिल्ली बनने का शौक है, क्योंकि हमने उनकी हालत देखी हुई है जनाब। जहाँ पे आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन लाई है ना, हमने उन लोगों की हालत भी देखी है। अगर उनकी हालत आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन से सुधरी होती तो वो लोग यहाँ पे दिहाड़ियाँ नहीं लगा रहे होते हमारे जम्मू कश्मीर में, वो जाके श्रीनगर में दिहाड़ियाँ नहीं लगा रहे होते, वो हमारे बनी में आके मिस्त्रियों का काम नहीं कर रहे होते। आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वहाँ के लोगों को भी नहीं संभाला और हमारे लोगों को भी नहीं संभालेंगे। आपने वहाँ पे भी बेड़ा गर्क किया, यहाँ पे भी बेड़ा गर्क करोगे। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे सिर्फ लूटा जाता है, लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे उसी आदमी को बेनिफिट होता है जिसकी इंडस्ट्री होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन से सिर्फ एक चीज हुई है, अमीर अमीर हुआ है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हुआ है। ये हुआ है, हमारा एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय हुआ है, हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय हुआ है, हमारा हेरिटेज डिस्ट्रॉय हुआ है। लेकिन इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कुछ पूंजीपतियों को नुकसान होता है, कुछ इनके फेवरेट लोग हैं जिनको इन्होंने फायदा दिलाना है। कैसे दिलवाना है? हमारा स्पेशल स्टेटस तोड़ा गया, उनको जम्मू में एंटर करवाया गया, उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इन्वॉल्व किया गया, उनको लैंड्स दी जा रही है यहाँ पे कि आओ अपना रोजगार खोलो, आओ यहाँ पे काम करो, जम्मू पे कब्जा करो, जम्मू को लूटो और चले जाओ। यहाँ पे हमारे यहाँ लिथियम निकला और देखते रहना, हमारा ही लिथियम बाहर जाएगा, हमारे ही लिथियम को बाहर बेचा जाएगा, हमारे लिथियम से बाहर जाके बिजनेस किया जाएगा। लेकिन उस लिथियम का 1 रुपया भी उस एरिया में नहीं लगेगा जहां से लिथियम है। पाडर जहां से नीलम निकलता है, लेकिन पाडर आज भी सबसे बैकवर्ड एरिया है। जहां से नीलम सबसे महंगा चीज जो है पूरे वर्ल्ड में बेचा जा रहा है, लेकिन पाडर की हालत आज भी देख लो क्या है। रिसोर्सेज हमारे, पानी हमारा, लेकिन फायदा हमें नहीं है। कहते हैं पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ियों के काम नहीं आती। बिल्कुल, पहाड़ का पानी बाहर गया, बिजली बनी बाहर गई, पहाड़ का जितना भी रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, यूज किए गए बाहर के लिए, वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिला। पहाड़ के पढ़े लिखे बच्चे बाहर जाते हैं, वहां के अपने लोकल एरियाज को सर्व नहीं कर पाते और बाहर जाके अपने सर्विसेज दे रहे हैं। और सर्विसेज भी क्या दे रहे हैं? पल्लेदारी कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्रीज चला रहे हैं, उनके वहां जाके दिहाड़ियां लगा रहे हैं, उनके जाके पल्लेदारी कर रहे हैं। आज पढ़ा लिखा हमारे बनी का पोस्ट ग्रेजुएट बीएड किया हुआ, पीएचडी किया होगा, बोरियां उठा रहा है बाहर जाके। क्या उसको वहां रोजगार नहीं मिल सकता था? क्या वो अपने इलाके की तरक्की नहीं चाहता, वो डेवलपमेंट? लेकिन आपने वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया उन लोगों को कि वो वहां पे कर सकें। ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के अपने इलाके के लिए सोचो। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद छोड़ दो। ये जो आज देशभक्त बोल रहे हैं ना, ये देशभक्त नहीं है, ये कार्यकर्ता है, ये पार्टी के कार्यकर्ता है। ये इनको मैं देशभक्त नहीं बोलता। अगर ये देशभक्त होते तो उस वक्त अपनी देशभक्ति बताते जिस दिन हमारी स्टेट टूटी, अपनी पार्टियां छोड़ के सड़क पे उतर जाते। मैं मानता कि ये देशभक्त लोग हैं, लेकिन ये नहीं उतरे। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टियां नाराज हो जाती हैं, इनके पार्टियों के लीडर नाराज हो जाते हैं। इन्होंने पार्टियां खुश करनी है, देश खुश नहीं करना है। एक भी देशभक्त अगर ये होते, पार्टियों में बैठे हो, उसी दिन पार्टियों से रिजाइन देते, कहते हैं हमारे लिए पार्टी जरूरी नहीं है, हमारे लिए जम्मू कश्मीर जरूरी है और हमारी स्टेट जो है बहाल की जाए, हम सारी पार्टियों से अपने ओहदों से रिजाइन देते हैं। लेकिन प्रेसिडेंटशिप को इसने छोड़नी थी। प्रेसिडेंटशिप छोड़ती है क्या? इतनी मुश्किल से पार्टी की प्रेसिडेंटशिप बनी है। कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई पहाड़ी जिले का प्रेसिडेंट, कोई शहरी जिले का प्रेसिडेंट, कोई ग्राम सभा का प्रेसिडेंट, वो कुर्सियां पकड़नी थी। जम्मू का बेड़ा गर्क हुआ, होने दो। स्टेट गई, जाने दो। स्पेशल स्टेटस गया, जाने दो। बेरोजगारी है, जाने दो। लेकिन पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। इनकी देशभक्ति सिर्फ पार्टी के लिए है, ना तो लोगों के लिए है, ना डोगरों के लिए है, ना अपने एरिया के लिए है। इनको मैं देशभक्त नहीं बोलता हूं, इनको मैं कार्यकर्ता बोलता हूं। जी आखा दे कि असें इंप्लॉयमेंट बड़ी बधाई होड़ी दी है, लोकें गी नौकरियां मिला देन, इन्हें असें लोग सर्विस करा दे हूँ। पर देखो स्कैम भी होआ देन, बच्चे तैयारी भी करा दें, हूँ भी बच्चे लाइब्रेरी बैठे देन, लगातार पढ़ा देन, पर उहदे बाद भी कोई सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ दी बच्चें की। जो लगा दे ठीक है लिमिटेड।
ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਥ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪੂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕन्नै ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ कन्नै ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧ ਗ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਗਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਲੱਗੇ, ਇਹ SPO ਲੱਗੇ, ਇਨੀ SPO ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਈ 18000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 18000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਠੂਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਠੂਆ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਂਬਾ ਲਾਏ, ਉਹ ਗਰਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਓ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਡੰਡੇ ਲਈਆ ਖੜੋਤੇ, ਉਹ SPO ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤੇ SPO ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ 18000 कन्नै ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 18000 कन्नै 18 दिन नहीं निकलते। उन्हें फिर भी सोचा चलो यार 18000 रुपया तनख्वाह है, कभी ना कभी कोरोना खत्म हो गया, अस अपने ग्रां च जाके ते 18000 रुपये कन्नै बच्चें की पाल गए। उन्हें उस 18000 के बेस उपर उसने होम लोन ले लिया, उसने गड्डी का लोन ले लिया, तो कुछ बच्चे ही पढ़ाने का लोन ले लिया। करोना खत्म होया, उन्हें सारे की 18000 को 4000 उपर वापस ले आए। ये डेवलपमेंट हुई है। 4000 उपर ले आए, वो बेचारे कोर्ट केस अज भी लड़ा दे कि जनाब साड़ी नौकरी बहाल करो तो कम से कम 18000 ते दिओ। करोना च 100% नौकरी देने का रिवार्ड ये हा, सरकारां ये नाम दिता कि तुसें बड़ा अच्छा काम किया, तुसीं इस खतरे कन्नै लड़े। वो छड़े उ'ऐ प्लेटां लईयां ते कोलियां लईयां ते इंदे वास्ते उ'ऐ बजाए, प्लेटां बजाइयां, दीपक जलाए इंदे वास्ते, ताड़ियां बजाइयां इंदे वास्ते। ये है हमारे कोरोना वैरियर्स। कोरोना वैरियर्स की हालत है कि 18000 को 4000 उपर ले आए बेचारे। हूँ उन्हें ये टेंशन बनी थी जेह्ड़े लोन लेदे ओह् कि'यां चुकाने ना है, वो बेचारे कोर्ट केस भी लड़ा ते दिल्ली जाइए पल्लेदारियां भी करा दे। ये हालत है साड़ी जनाब। तो तुस डेवलपमेंट की गल करते हो, जॉब की गल करते हो, जॉब जेहड़ियां ऐ वो भी वापस ले लियां, नोइयां ते दित्तियां नहीं हैं। मैं नहीं बोलना, इन्हें 10 सालें दे विच एक डेली वेजर पता नहीं किन्ने हज़ारें के हिसाब तो किन्ना पॉपूलेशन है, एक डेली वेजर दस्सी देन जिसी इन्हें परमानेंट किया हुआ है। एक डेली वेजर या एक डेली वेजर ऐसे, कुछ डेली वेजर ऐसे न जेह्ड़े डेली वेजर ही लगे तो डेली वेजर ही रिटायर होइए ते 70 महीने की तनख्वाह नहीं थोई हाले तक। 70 महीने की तनख्वाह उन्हें अज तक नहीं थोई, तो वो वास्ते अज भी वो स्ट्रगल करा दे। मेरी 3 महीने की तनख्वाह नहीं आती है, मैं जो नौकरी छा दूँ मेरे साढ़े टर्मीनेशन होए, ये मैं आपू फेस की लोगों की गल्लां थोड़े। असें मैं आपू अपने NRHM की परमानेंट करने वास्ते स्ट्राइक की, लड़ाइयां लड़ियां, लाठी चार्ज होया, आंसू गैस के गोले चले, साड़ी टर्मीनेशन होइयां, 3 महीने की टर्मीनेशन रही। टर्मीनेशन हत्थ जोड़िए पैर फड़िए एफीडेविट देइए रिवोक होइयां। वो 3 महीने की सैलरी अज तक मिगी भी नहीं थोदी है। तुसें सवाल पूछा, मिगी भी चेता आई है कि मेरी 3 महीने की रुकी दी है, वो 3 महीने की सैलरी मिगी नहीं थोई तो उन्हें बेचारे कुत्थे थोनी ही। ये हालत होई जनाब इस 10 सालें। इस 10 सालें च जेह्ड़े भी कानून निकले वो साढ़े जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट है, चाहे स्टेट तोड़ने का, चाहे माइनिंग दे निकले। सारी माइनिंग अज देखो बाहर दे ठेकेदार दे आते, जेह्ड़ा रेता कल की कुछ रेटें थोंदा हा, अज रेता देखो मिनरल रिसोर्सिस बेचे गए, इंदे रेट 50% हाइक हुई है, लेकिन सैलरी 2% में इंक्रीमेंट नहीं हुई है। ठीक है, महंगाई 50% की दर कन्नै बधाई गई, लेकिन सैलरी 1% की दर कन्नै भी नहीं बधी है। मतलब कि गरीबें की इंदा मेन मकसद यह है जम्मू की जिन्ना लुट्टी सकते लुट्टी लो। एक जम्मू स्टेट रेही है जी अज तक स्पैशल स्टेटस की वजह कन्नै बची दी ही, जिथे बड़ी नहीं सके। महाराजा हरि सिंह ने एक बाड़ दिता था, इन्हें आन नहीं दिता, उन्हें बाड़ पुट्टिया सुट्टी दिता। उन्हें बोलिया हूँ महाराज हूँ खुला खजाना है, लुटो जिन्ना लुट्टी सकते लुटो। आदू साढ़े जम्मू कश्मीर च एक लखनपुर टोल टैक्स होंदा लगता होंदा एक ही हाओ जी। अस सानू लोकें गी उस चीज़ वास्ते बड़ा पोलिटिकल सिस्टम ने बोलिया कि महाराज लुट्टा देन तुहानू एक करा दे बर्बाद, साड़ी सानू वोट दो जिताओ, असें नाका पुट्टी देना चुकी देना। महाराज ले लिया टोल टैक्स चुकी दिता, अस बड़े खुश, असें भी ढोल बजाया कि महाराज टोल टैक्स। सानू की पता एक पुट्टना 3 होर लगने जी। इत्थे लग्या जम्मू के रस्ते च एक होर लग्या, उधमपुर एक होर लग्या, 3-4 लगे। ते ओह्दा पैह्ला जेह्ड़ा ओह् टैक्स हा, ओह् टैक्स कट्ठा होंदा हा ते जम्मू कश्मीर दी स्टेट गौरमेंट च जंदा हा। जम्मू कश्मीर एक्साइज बोलदे हे, टोल प्लाजा बोलदे, ओह्दा सारा रेवन्यू जम्मू कश्मीर स्टेट च जंदा हा। ओह्दे कन्नै लोकें दी सैलरियां निकलदियां ते डेवलपमेंट होंदी ही। हून एह् जिन्ना टोल प्लाजा दा पैसा एह् प्राइवेट आदमी दे जेबें च जा दा। हून एक मतलब सरकार गी नहीं देना अपनी जेबां भरो। और रोड की भी खस्ता हालत, रोड दिक्खी लो की है, बिल्कुल रोड थोड़े सामने है, दस्सने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कि दोनों हत्थें ने आदमी लुटदे, 4 हत्थें ने पेदे न लुटने गी। ते इ'यै हाल रेहा ना,
ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਣੇ ਤੇ ਆने वाले टाइम 'ਚ ਵੀ उतरी जानी है जिस हिसाब दे पेदे ना लुटने गे। ते मैं तुहानूं आखना सारी साढ़े कोला बड्डी लड़ाई इस वेले जम्मू कश्मीर दी स्टेट है। अस चाहने कि सानूं पहले जिहड़ा ओहदा साढ़ा है ओह वापस किया जाए। सानूं बड्डा ओहदा नहीं चाहिए, जिहड़ा है उ'ऐ दे दिओ। सानूं जम्मू कश्मीर स्टेट चाहिए है ते स्पैशल स्टेटस दी अस मांग करने आं। जिसलै एह् थ्होगे ओहदे बाद साढ़ी जॉब्स भी रिजर्व न, बच्चे भी सेफ न। 15 दिन पहले रजौरी मैडिकल कॉलेज च 3 पोस्टां निकलियां, 3 पोस्टां मैडिकल कॉलेज च निकलियां। ਉਹਦੇ 'ਚ एनाटमी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਰ हा ਉਹ यूपी ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾਨ ਪੀਜੀ ਨਾਨ पीएससी ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਐਸਾ 30 ਮਾਰਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਥੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਨ पीएससी ਕੀਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੋ 50 ਮਿਲਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ एनाटमी ਦੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਤੋਈ ਨੌਕਰੀ। मगर देशभक्ति यूपी च दसनी ने, जम्मू के कठुए के उधमपुर के सांबे के फाके मरिया ना, कोई चक्कर नहीं है। मगर देशभक्ति असें यूपी वास्ते दसी दी है। वो एनाटमी का लगे दा उत्थे आर्डर भी है मेरे को, मैं तुहानूं दसगा उत्थे लग्या जम्मू वाला रही है। तो जे साढ़े कोल स्पैशल स्टेटस होंदा तो शायद वो रोजगार किसी जम्मू के डोगरे ही लगभग बिल्कुल। लेकिन इसी तरीके ने पता नहीं किन्नियां नौकरियां डोमिसाइल बाहर आने दे बनी दे, उसदे बाद इत्थे राशन कार्ड बाहर आने दे बनी दे। सानूं बाहर आने कन्नै कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मगर असें पहले अपना घर दिक्खना बिल्कुल। असें साढ़े वास्ते मेरा घर साढ़ा जम्मू कश्मीर ते मेरे वास्ते सारे को ज़्यादा मेरा बनी जरूरी है। मेरे वास्ते बनी मेरा देश है, मेरा बनी हिंदुस्तान है ते मेरा धर्म ही बनी वास्ते है। मैं अपने बनी वास्ते कुछ करिया ते समझ लो मैं अपने देश वास्ते कुछ करिया। लास्टली जेह्ड़ा यूथ है कठुए दा बेसिकली उनेंगी तुस केह् डायरेक्शन देआ दे, किन्नी देर कताबां फड़िए बैठन हो रोन? देखो मैं तो तुहानूं एक चीज़ आखना कि कताबों तो बाहर निकली होन। जो तुस अपने आप की बचाना चाहते हो, अपने आने वाली जनरेशन की बचाना है। बड़ा पढ़ लिया है, सानू सब पता है, डोगरा डायनेस्टी पता, अस जनरल जोरावर सिंह होरें गी जानने, महाराजा हरी सिंह दी क्हानियां बड़ी पढ़ी दियां। हूँ हर एक आदमी की जनरल जोरावर सिंह बनना पौना तां जाइए अस बची सकते। जनरल जोरावर सिंह ने ही जम्मू कश्मीर की सरहदें गी बधाया हा, तो हूँ सानू जनरल जोरावर सिंह बनिए इस जम्मू कश्मीर की बचाना पौना। तो पहले एक लड़ाई लड़ो स्टेटहुड की, एक लड़ाई लड़ो स्पैशल स्टेटस की, उसदे बाद दूई गल करो। जहाँ तक तुहाडे कोल स्पैशल स्टेटस नहीं है, तुस अपनी नौकरियां नहीं रोकी सकते, जहाँ तक तुस अपने जम्मू कश्मीर के रिसोर्सिस गी नहीं रोकी सकते, जहाँ तक तुस स्टेट का दर्जा नहीं ले सकते, तुहाडी पढ़ाई लिखाई भी किसी खाते नहीं पौनी है। तुस जिन्ना मर्जी पढ़ लो, तुहाडे रिसोर्सिस भी नहीं बचने हैं, तुहाडी जमीनां भी नहीं बचनियां हैं, तो साड़ा वजूद भी नहीं बचना है। एक दिन अपने वजूद की लड़ाई है, अपने जम्मू कश्मीर की लड़ाई है, अपने अपने महाराजा हरी सिंह की लड़ाई है। तो इस वास्ते वक्त आई दा सारें की जनरल जोरावर सिंह बनने का, ताकि अस अपने स्टेट की, अपने वजूद की, अपने कल्चर की, अपने हैरीटेज की ते अपने आप की बचाई सकते। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने इतनी सारी जानकारी दी और आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, बनी के बारे में भी, टूरिज़्म के बारे में भी, रिसोर्सेज के बारे में भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक्स अ टन भैया। बहुत बहुत शुक्रिया।